तो आफ्टरनून के लेक्चर में हमने भक्तिज्म के कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजों को स्टडी किया है। आपने न्यू एनसीईआरटी में भी ये पढ़ा था। आज फिर पढ़ रहे हैं। आगे आने वाले समय में जब मुगल किए जाएंगे तब भी पढ़ा जाएगा। फिर पूरी तरह से मुकम्मल होगा भक्ति और सूफी मूवमेंट। ओके। तो भक्ति मूवमेंट के केस में हमने आफ्टरनून पीरियड में जो नोट पे बात छोड़ी है वो ये है कि लोकल लैंग्वेजेस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया भक्ति संप्रदाय के संतों के द्वारा। उसका एक कारण यह बन सकता है कि इस समय तक ब्राह्मणों का वर्चस्व गिर चुका था और संस्कृत इन्हीं के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। पहला कारण। दूसरा कारण यह डिस्कस किया गया इस समय कि भक्ति मूवमेंट के पेनिट्रेट होने का कारण ही एक ये रहा होगा कि ये एक तरह का मूवमेंट है जो ब्राह्मणास के द्वारा मुस्लिम के आने के बाद विलेज लेवल पर एक अल्टीमेट फेज ऑफ ऑर्थोडॉक्स प्रमोट किया गया। कास्ट सिस्टम और रिजिड हुआ, बाउंड्रीज सोशल और डिमार्केट की गई। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा समाज जो इसमें सफोकेटेड फील कर रहा है और लेफ्ट आउट हो चुका है, उसके द्वारा ये जो भक्ति मूवमेंट आगे बढ़ाई गई है, जैसे इसमें कोबलर्स, टेलर्स, वीवर्स, बुचर्स, इस तरह के सेगमेंट्स जो कास्ट सिस्टम को किसी तरह की सोशल, सेक्सुअल, रिलीजियस, रीजनल किसी डिस्क्रिमिनेशन को नहीं मानते हैं, जो एक तरह से नॉन रिचुअलिस्टिक, नॉन पिलग्रिमेजेस, नॉन आइडल बेस्ड, कंप्लीट अफेक्शन और लव पे बेस्ड कनेक्शन गॉड के साथ प्रमोट करते हैं, भक्ति मार्ग को प्रमोट करते हैं, भक्ति सिस्टम है। इसके आगे अब मैं आपको आगे बढ़ा करके बताता हूँ। निर्गुण और सरगुण उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए, इस दौर में एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि भक्ति मूवमेंट जो है इसमें वही फेज अकर होगा जैसा कभी सूफी मूवमेंट में हुआ था। सूफी मूवमेंट में जब आप बात चिश्तियों की करते हैं तो चिश्तियों को मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके बाद निजामुद्दीन औलिया, उनके बाद चिराग दहली, इस तरह के बहुत ही जबरदस्त संत मिलते हैं। लेकिन अचानक से जब 14 सेंचुरी का दौर आता है तो दिल्ली सल्तनत के इर्द गिर्द के इलाकों में चिश्ती सिलसिले के संत पैदा होने बंद हो जाते हैं उस कैडर के जैसे पहले होते थे। इसके बाद यह सूफी सिलसिला अलग अलग एरियाज में फैलेगा और वहां पे फिर आगे बढ़ेगा। ईस्ट का इलाका, साउथ का डेक्कन का इलाका और वेस्ट के इलाके में। ऐसा ही हो जाता है भक्ति के साथ भी। भक्ति मूवमेंट के जो सेंट्रल मेन जो प्रोपोनेंट्स हुआ करते थे वो धीरे धीरे 14-15 सेंचुरीज के दौरान दिल्ली और मेन एनसीआर रीजन में वीक पड़ने शुरू हो जाएंगे और स्ट्रेंथ बढ़ेगी बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान के इलाकों में। ऐसे में इम्पोर्टेंट पर्सन है चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु वही कंसेप्ट आगे बढ़ाएंगे जो सूफियों ने बढ़ाया था। चैतन्य महाप्रभु वही कंसेप्ट आगे बढ़ाएंगे जो सूफियों ने बढ़ाया था। वो क्या सिस्टम था? सूफियों के द्वारा ये कहा जाता था कि जो रीजनिंग है, एक तरह के जो इमोशन है, हर किसी के अपने सेल्फ इमोशंस हैं, उसके कई तरह के भगवान को लेकर के रीजंस है। ये इमोशंस, ये रीजंस सेटिस्फाई होने चाहिए गॉड को लेकर के। पहला एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट, उनका मानना ये था कि डांस एंड म्यूजिक। तो सूफियों के द्वारा जो सिस्टम फॉलो किया जाता था जिसमें उन्होंने कहा कि साउंड एंड म्यूज़िक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आम म्यूज़िक से अलग है क्योंकि वैसे देखा जाए तो इस्लाम में म्यूज़िक अलाउड नहीं, बट आप अजान की आवाज़ में एक म्यूज़िक है वो अलाउड है। सेकंड एस्पेक्ट, आप समा जो बंधता है वो अलग है, ये म्यूज़िक की कैटेगरी में नहीं आता। तो समा बांधा जाता था, इसे म्यूज़िकल एस्पेक्ट कहा गया है। और आपको वर्ल्डली अफेयर से काट करके एक स्टेज ऑफ एक्सटेसी में ले जाने का काम यही म्यूज़िक करता था, जिस दौरान आप भूल जाते हैं सभी चीज़ों को और अपने बिलवड गॉड के साथ पूरी तरह से इंडल्ज हो जाते हैं। इस तरह का सिस्टम हिंदुइज़्म में अपनाया है चैतन्य महाप्रभु ने। उन्होंने कीर्तन का सिस्टम शुरू किया जिसमें वो बिल्कुल सूफियों के ही इक्विवेलेंट खड़े हैं, डांस एंड म्यूज़िक के कंसेप्ट को अपना करके। नादिया में इनका जन्म हुआ था और ऐसा कहते हैं कि 22 साल की उम्र में बनारस में इनको किसी ने कृष्ण का जब ज्ञान दिया, ये इतने इंटॉक्सिकेंट हो गए कृष्ण के नाम से कि ऑल द टाइम कृष्ण का नाम जपते थे। इनमें कृष्ण आत्मसात हुआ और चैतन्य चले गए।
तो चैतन्य जिन्हें चेतन होगी, जो चैतन है, जो कृष्ण को जानते हैं, और उसके बाद इन्होंने कृष्ण को कीर्तन के माध्यम से ही खुद में ऑब्जर्व किया और लोगों ने कृष्ण को ऑब्जर्व करना शुरू किया। ये चैतन्य की एक देन है। तो सूफ़ी और भक्ति का कंपैरेटिव जब आता है तो आपको ये सिमिलैरिटीज़ इनमें ऑलवेज बतानी है। इसी तरह से अगर आप मीरा की बात करें तो मीरा भी कृष्ण के साथ इसी तरह का वननेस का रिलेशन फील करती थी और उन्होंने भी ऑलवेज खुद में कृष्ण को ही एक्सपीरियंस किया और वो भी उन्हीं एक्सपीरियंसेस को बताती हुई पाई गई हैं। मेन मतलब ये है कि जो उस समय में वैष्णव संप्रदाय के ये जितने भी भक्ति संत हुए हैं, इन संतों के द्वारा गॉड को सरगुण फॉर्म में ही अपनाया गया है। गॉड की बाहें हैं, भुजाएं हैं, उसका एक आकार है, फॉर्म है। इन्होंने पिलग्रिमेजेस को मना नहीं किया, इन्होंने आइडल वर्शिप या मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया, इन्होंने रिचुअलिस्टिक बाथ यानी कि स्नान करने की पद्धति धार्मिक मौक़ों पर बंद नहीं की, लेकिन इन्होंने इन रिचुअल्स को और इन कंसेप्ट्स को मोर रियलिस्टिक बनाने का काम किया। इन्होंने रूल्स नहीं बनाए, बाधाएं नहीं पैदा की, किसी को बांधने का प्रयास नहीं किया। अमीर और गरीब का भेद ख़त्म हो गया, गॉड सबकी रीच में हुआ। इन्होंने डाइवर्सिफाइड सेक्शन से अपने फॉलोअर्स लिए जो मोस्टली उस टाइम पर उन जॉब्स में थे जिन जॉब्स को सेक्लूडेड रखा जाता था और जिन्हें अलग कर दिया जाता था मेन स्ट्रीम समाज से। इन सारे कारणों से एक कंसेप्ट ये डेवलप होता है कि रिलीजन की प्रीचिंग जो एक माइनॉरिटी सेक्शन तक कंसंट्रेटेड थी वो रिप्लेस होती हैं और मेजॉरिटी के तक पहुंचती हैं। और ये जो भक्ति संप्रदाय के लोग कर रहे हैं और जो सूफी संप्रदाय के लोगों ने ये किया है, इससे हुआ ये है कि एक मॉडरेट एटीट्यूड डेवलप हुआ दोनों का। दोनों के ही फॉलोअर टॉलरेंट हुए, दोनों के ही फॉलोअर ने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अपनाई, दोनों ने ही इक्वलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड वननेस ऑफ विद द गॉड को अचीव किया। और इस वजह से भारत में एक हिंदू मुस्लिम यूनिफाइड कल्चर, हिंदुस्तानी वे ऑफ लाइफ जो है वो डेवलप हुई। और इसी की वजह से आज एक थर्ड टाइप ऑफ कैरेक्टर इंडिया का नज़र आता है कि आप सभी अपने धर्म में होते हुए एक धर्म अपना रहे हैं जो भारतीय धर्म है, जो सेकुलर अप्रोच है। ये भी एक तरह का आपका धर्म है क्योंकि आप सभी को सार्वभौम नज़रों से देखते हैं। ये इसी दौर में अचीव हुआ जिसमें कबीर और गुरु नानक का योगदान था और बाकी सभी का योगदान था। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सूफियों में कुछ ख़ास चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी और वो चीज़ें क्या हैं? जब मैंने चिश्ती सिलसिले की बात की है तो चिश्ती सिलसिले के बाद एक इम्पॉर्टेंट सिलसिला सुहरावर्दी भी है। भारत में चिश्तियों के साथ साथ सुहरावर्दी भी पेनिट्रेट हुआ। 1192 के दौरान ही भारत आता है और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट संत आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ हमदानी इनके एक बहुत इम्पॉर्टेंट संत है। मेन बात है सुहरावर्दियों की, जहाँ चिश्ती ने ऑलवेज नोबिलिटी, गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो से खुद को अलूफ रखा, दूर रखा, ऑलवेज खुद को एक पॉवर्टीफुल पोजीशन में रखा, ऑस्टेरिटी को प्रमोट किया, फास्ट और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, व्रत रखना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, यौगिक पोस्चर्स अटेन करना, वहाँ सुहरावर्दी इन सब प्रैक्टिसेस से अलग थे। सुहरावर्दी गवर्नमेंट जॉब्स भी एक्वायर करते थे, सुहरावर्दी नोबिलिटी के साथ कनेक्टेड भी थे, बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में, और जितने भी उनके मेन रिलीजियस यानी कि एक्लेसियास्टिकल डिपार्टमेंट्स थे उन डिपार्टमेंट्स में ये जॉब और अच्छे पदों पर रहे हैं। ये क्वेश्चन IAS में एज आया हुआ है कि सुहरावर्दी क्या नौकरियों में, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, पोर्टफोलियोज़ में और गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ में संलिप्त थे। इनका मानना ये हुआ करता था कि जो राजनीति है अंततः इसी के द्वारा उत्थान होगा। पॉलिटिक्स ही सोर्स होती है इकोनॉमी और सोशल चेंजेस लाने का। पॉलिटिक्स में अगर आप हैं और पॉलिटिकल पोजीशंस पर हैं तो आप बेटर वे में सोसाइटी एंड इकोनॉमी को अपनी सोच और अपनी नीतियों से प्रभावित कर सकते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम इन पोजीशंस पर बैठते हैं, बशर्ते ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वर्ग को यह पोजीशंस मिलें। उससे अच्छा है कि एक मॉडरेट विंग यहाँ पर बैठे और इंस्टॉल हो और देश और जन की भलाई के लिए काम करे। ये सुहरावर्दियों की सोच होती थी। चाहे कोई भी सोच होती हो, मुद्दे की बात ये आ जाती है
कि 15 सेंचुरी आते हुए जब सूफ़ी अपनी ग्रिप को लूज़ करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे बड़े पैमाने पर इनकी असिमिलिएशन भक्ति संतों के साथ होगी, क्योंकि यह भक्ति मूवमेंट का पीक पीरियड होगा। भक्ति संत मास पॉपुलैरिटी अचीव कर जाएंगे। मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदुओं की हुआ करती थी भारत में, और हिंदुओं में उनका पेनिट्रेशन होगा। जितना ज़्यादा बेस उनका स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज़्यादा उनका समाज में इन्फ्लुएंस भी होगा। तो कुल मिलाकर के इस दौर में बड़े पैमाने पर सूफ़ी संत हिंदू भक्ति संतों के प्रभाव में आ रहे हैं। इनके प्रभाव में आने से बड़े लेवल पर भारतीय लोकल लैंग्वेजेस के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, और बड़े स्तर पर इन सूफ़ी संतों के द्वारा भारतीय भाषाओं का प्रयोग भी किया जाएगा। खुद अगर हम बात अमीर खुसरो की करते हैं, तो अमीर खुसरो के द्वारा ही उन दिनों में बड़े पैमाने पर हिंदी का प्रयोग किया गया। उन दिनों में अमीर खुसरो हिंदी को हिंदवी कहा करते थे, जो आम जनमानस की भाषा है। तो अगर सूफियों को आम जनमानस से जुड़ना होता था, तो उन्हें हिंदवी भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी होता था। हिंदवी भाषा को लेकर के अगर देखें तो कुछ किताबें भी उस समय में लिखी गई हैं। जैसे सबक हिंदी नाम की बुक है, यह अमीर खुसरो को ही क्रेडिट जाता है, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से हक़ीक़ हिंदी एक बुक है, जो एक अनदर इम्पॉर्टेंट बुक है हिंदी के ऊपर। तो कुल मिलाकर के डिफरेंट बुक्स हैं जो हिंदी के ऊपर हैं, जिनको लिखने का काम अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। हिंदी को अडॉप्ट किया इन्होंने, हिंदी को प्रमोट किया। इसका प्रमाण यहाँ से मिलता है कि सूफ़ी संतों में हिंदी इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आने वाले समय में सूफ़ी संत मलिक मोहम्मद जैसी हिंदी में ही लिखने का काम करेगा। और आपने पढ़ा भी है कि पद्मावत जो उनके द्वारा लिखा गया था, वो एक हिंदी का ही लिखा हुआ उपन्यास हुआ करता था, जो मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है। तो हिंदी का इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। धीरे धीरे भक्ति मूवमेंट और सूफ़ी मूवमेंट लोकल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि सूफ़ी मूवमेंट अब भक्तियों के साथ मिलकर के अलग अलग स्टेट्स जैसे कि बंगाल है, उड़ीसा है, यूपी है, बिहार है, झारखंड, छत्तीसगढ़ जो आज उस समय यूपी बिहार होता था, गुजरात, राजस्थान, इन सारे एरियाज़ में जाएंगे। वहाँ के लोकल कस्टम, कल्चर, मैनर भी आएंगे। इस वजह से आप देखेंगे जो हिंदी का राइटिंग स्टाइल है वो बड़े लेवल पर स्प्रेड करेगा, और उसमें कई सारी लोकल इम्पैक्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो अब हिंदी कहीं ना कहीं एक लोकल दिल्ली और हिंदवी के इलाके से निकल कर के बड़े स्तर पर विकसित होने शुरू हो रही है। हिंदी धीरे धीरे लिंग्वा फ्रैंका बनेगी, और उसमें लिंग्वा फ्रैंका बनने में रोल इम्पॉर्टेंट ये आ जाएगा कि आम स्टेट्स उनकी जो अपनी लैंग्वेजेस हैं उनमें मॉडिफिकेशंस थोड़ी थोड़ी होंगी, और वो हिंदी में कहीं ना कहीं मर्ज हो रही होंगी। यानी कि जो रुतबा कभी धीरे धीरे संस्कृत रखती रहेगी, धीरे धीरे उसे रिप्लेस करने का काम फ़ारसी ने किया, और फिर उसे रिप्लेस करने का काम कहीं ना कहीं हिंदी करेगी, और फ़ारसी और तुर्किश भाषाओं को रिप्लेस करने का काम, अरबी भाषाओं को रिप्लेस करने का काम उर्दू करेगी। तो इस तरह से दो लिंग्वा फ्रैंका नए डेवलप हो जाएंगे, जो भारतीय जनमानस के लिए हिंदी और इस्लामी जनमानस के लिए उर्दू भाषा। तो अब आने वाला दौर जो है बड़े पैमाने पर भाषाओं का दौर है। अब हमें भाषा के बारे में चीज़ें समझनी और जाननी है। इसमें सबसे पहले बात आती है संस्कृत लिटरेचर की। तो लिटरेचर एंड फाइन आर्ट्स में किस तरह का संबंध विकसित हुआ उसे समझते हैं। देखिए, ब्राह्मणास का गिरना, राजपूतों के शासन का ख़त्म होना, दिल्ली में तुर्की सुल्तानों का आना और उनके द्वारा बड़े पैमाने पर एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस लैंग्वेज पर्शियन को बना देना, भक्ति मूवमेंट का आना और उसके द्वारा वर्नैकुलर लैंग्वेजेस का यूज़ करना, सूफ़ी संतों का आना और उनका भक्ति संप्रदाय के इन्फ्लुएंस में आके भारतीय लोकल वर्नैकुलर लैंग्वेजेस का यूज़ करना, ये सारे अपनी जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन संस्कृत का अपना एक रुतबा था जो ऑल इन ऑल एग्जिस्ट कर रहा था। भक्ति मूवमेंट तक आम जनमानस से कनेक्ट करने की बात ठीक है, सूफ़ी मूवमेंट में आम जनमानस से बात कनेक्ट करने की बात ठीक है, लेकिन जब आप हायर लेवल ऑफ थॉट में जाते थे या आप हायर लेवल ऑफ फिलोसफिकल डिस्कशन करते थे, उसके लिए आपको एक परिपक्व भाषा की आवश्यकता थी, और वो लेवल की डिस्कशन और उस लेवल की नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअलिज्म वो संस्कृत से ही अचीव होता था। इसलिए जो आचार्य सिस्टम हुआ करता था, ये आचार्य आज फेमस थे, चाहे वो रामानुजाचार्य, चाहे वो माधवाचार्य, चाहे वो वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य इन दिनों में बहुत फेमस हुए हैं 15-16 सेंचुरी में, और यह आचार्य ऑलवेज संस्कृत लैंग्वेज को यूज़ करते रहे। अगर संस्कृत का रुतबा गिरा होता तो ये आचार्य कभी भी उन फेजेस में फेमस नहीं हो सकते थे।
तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि संस्कृत इस समय एक बहुत ही मैच्योर लैंग्वेज है और अल्टीमेट थॉट ऑफ साइंस, मेडिसिन्स एंड फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस डिस्कशंस ये एक मैच्योर लैंग्वेज में ही हो सकती है। आपको अपने थॉट्स एलेबोरेट करने हैं या एक्सप्रेस करने हैं, आप गॉड के साथ किस तरह के कनेक्शंस फील करते हैं, उसके लिए आपको हर तरह के शब्द, हर तरह के ग्रामर, हर तरह का मैट्रिक स्केल चाहिए, हर तरह से आपको लैंग्वेज के फोनेटिक्स का ज्ञान होना चाहिए। यह इस समय संस्कृत के पास था। तो कुल मिलाकर के जो हायर एरिया के थॉट्स हुए वो संस्कृत के माध्यम से हुए। जहाँ पर तुर्कों ने एक तरफ यहाँ आने के बाद यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को तोड़ा, वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनके द्वारा जो स्मॉल डिस्कशन सर्कल्स और एकेडमीज़ हुआ करती थी, उन एकेडमीज़ को कभी भी हानि नहीं पहुँचाई गई। यह स्मॉल डिस्कशन सर्कल्स और एकेडमीज़ जो हैं ये तुर्कों के शासन में, उनके मुस्लिम स्टेट्स में भी और हिंदू रजवाड़े के घरवानों में भी एज इट इज़ ही एग्जिस्ट करती रहीं। और इनके ज़िम्मे पर है कि इन्होंने एक न्यूक्लियस के सेंटर बन के अलग अलग कंट्री के एरियाज़ में संस्कृत को एज इट इज़ ही बनाए रखा और इनफैक्ट बनाया। इस समय में बड़े पैमाने पर संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि शायद इससे पहले के दौर के कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा ग्रंथ इसी समय में लिखे गए हैं संस्कृत के ऊपर। उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि इस दौर में बड़े पैमाने पर जो लोकल लैंग्वेजेस थी, उन लोकल लैंग्वेजेस में जो नॉलेज नए फॉर्म में डेवलप हुई, जैसे सपोज़ कीजिए कि आप संस्कृत में कुछ चीज़ों को जानते हैं, उन चीज़ों को जानने के बाद अब वो चीज़ें लोकल मासेस के लेवल पर पहुंची। लोकल मासेस ने भक्ति मूवमेंट के ज़रिए से उन चीज़ों को समझा लोकल लैंग्वेजेस में। उनको सीखने के बाद, समझने के बाद जब उन्होंने उनमें अपनी अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन के एडिशंस किए तो फाइनली वो चीज़ उनमें ऐड ऑन हो गई हैं और उन चीज़ों को अब फाइनली फिर से संस्कृत में लिखने का काम किया गया है इस समय के दिग्गज स्कॉलरों के द्वारा। अपने ही कंसेप्ट्स को और ब्रॉड किया, अपने ही धर्म, अपने ही अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, इन सारे कंसेप्ट्स में जो और नए लोकल एलिमेंट जुड़े हैं उनको भी नई लैंग्वेज, नई ग्रामर के साथ ढाल करके और एलेबोरेट किया गया। तो बड़े पैमाने पर ग्रंथ लिखे गए हैं। इस समय में विलेज लेवल पर आउटसाइडर के आ जाने के बाद जो धर्मशास्त्र या फिर जो नए तरह के लॉ डाइजेस्ट प्रिपेयर हुए हैं ये मेनली संस्कृत में ही हुए हैं। और विज्ञानेश्वर एक पर्सन है जिसकी मिताक्षरा एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो लॉ बुक में सबसे दिग्गज बुक मानी जाती है, वो इसी समय में लगभग 11-12 सेंचुरी के अराउंड ही क्रिएट होती हैं। उसके बाद चंदेश्वर एक पर्सन है, वो भी इसी दौर में हुआ है जो 13 सेंचुरी से बिलोंग करता है। ये दोनों ही किताबों का इस समय में आना इस बात का प्रमाण है कि धर्मशास्त्रास में फोकस ज़्यादा है। सामाजिक नियम, शादी विवाह के नियम, जन्म और मृत्यु के नियम, समाज में कैसे रहना है, समाज में कुरीतियों को दूर कैसे करना है, किस तरह से रिश्ते आपस में बनाए रखें, फैमिली वैल्यू क्या है, इंस्टीट्यूशनल सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करेंगे, ये सारा कुछ इस दौर में उल्टा ज़्यादा लिखा गया और ये सब संस्कृत में ही हुआ है जिसमें लोकल एलिमेंट मिल चुके थे और उनको फिर बड़े पैमाने पर यूनिफॉर्म लैंग्वेज में लिखने का काम किया गया। ये दौर है जिस दौर में संस्कृत का इम्पैक्ट इस वजह से भी बढ़ जाता है क्योंकि तुर्की सुल्तानों के द्वारा संस्कृत के इंपॉर्टेंट बुक्स को कलेक्ट करा करके उनके ट्रांसलेशंस कराए गए हैं। ये ट्रांसलेशन शुरू हो चुका था किसी ज़माने में अलबरूनी के समय में ही, जो उसने किताबुल हिंद में कंटेंट लिखा है। और इसके बाद ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं जब मेन टाइम आ जाता है फिरोज शाह तुगलक का। उसके द्वारा ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया, मैंने आपको बताया। तो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की पर्पज़ की वजह से डिफरेंट जगहों पर जितने मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं संस्कृत की, उनका कलेक्शन का वर्क शुरू हुआ। उन बुक्स को रिकम्पाइलेशंस किए गए और उन कंपाइलेशंस को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए संस्कृत को सीखा गया। नए आचार्य और नई तरह के सिस्टम ऑफ एकेडमिक्स से शुरू हुए। इन एकेडमीज़ जो हैं, इन एकेडमी से तुर्किश और पर्शियन और अरेबिक भाषा बोलने वालों ने संस्कृत सीखी और इस संस्कृत के माध्यम से इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट किया। तो संस्कृत के जिंदा रहने और बढ़ने का एक कारण ये भी है कि इसका बड़े मात्रा में इस दौर में पर्शियन भाषा में कन्वर्जन हुआ है। और किसी लैंग्वेज को आप अपनी लैंग्वेज में नहीं कन्वर्ट कर सकते बिना उसे सीखे, तो उसे कन्वर्ट करने के लिए भी आप उसमें इजाफा ही कर रहे हैं, आप उसमें ग्रोथ ही कर रहे हैं। तो ये एक सेकंड रीज़न रहा। अगर हम अमीर खुसरो का जिक्र माने तो अमीर खुसरो भी भारत के लिए अपना मोह दिखाता पाया गया है। भारत की भाषाओं के लिए, चाहे वो हिंदी रही या कोई भी अलग अलग जो अरबिक और पर्शियन भाषाएं रही या संस्कृत भाषा, तो इस दौर में एक वे ऑफ हिंदुस्तानी लाइफ इस वे में समझा जा सकता है कि जो तुर्क हैं
वो अब खुद को आउटसाइडर नहीं कंसिडर कर रहे हैं। जो अमीर खुसरो है ये यूपी के बदाऊं के पटियाली का जन्म हुआ पाया जाता, तो भारतीय। तो वो ये कहता है भारत के बारे में मुझे दो चीज़ें अच्छी लगती हैं। पहला कि मेरा जन्म भारत का है, ये पहली बात। और दूसरी बात ये है कि यहाँ के लर्नड लोग, यहाँ की भाषाएं, यहाँ के ब्राह्मण बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा एरिस्टोटल है ग्रीस का। आप उससे मिल लिए या इनसे मिल लिए, दोनों का रुतबा सेम है। इन लर्नड लोगों के साथ रह करके मैं अपने आप को बहुत लकी फील करता हूँ। ब्राह्मण जैसे भी रहे हों, ब्राह्मण के सरीखे लर्नड नहीं होता था उन दिनों में कोई। ब्राह्मण है जिसने नॉलेज बेस कंट्री का बचा करके रखा है, और अब उसी नॉलेज बेस के दम पर हम इतनी बातें भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये दोनों चीज़ों से, दोनों बयानों से ये क्लियर होता है कि अमीर खुसरो सेलिब्रेट कर रहा है खुद का इंडियन होना, और सेकंड एस्पेक्ट अमीर खुसरो रिकॉग्नाइज़ कर रहा है कि इंडिया में एक नॉलेज बेस है बहुत स्ट्रॉन्ग, जो शायद ग्रीस के लेवल का नॉलेज बेस माना जाता है। इस वजह से वो उनकी भाषा संस्कृत को डिसरिगार्ड नहीं कर सकता, उसको सीखना ज़रूरी है। उसके बाद ही उसे आम जनमानस में पहुंचाना है, उसके लिए हिंदी भी ज़रूरी है, इसलिए हिंदी भी लिखेगा, संस्कृत का भी ज्ञान रखेगा, और पर्शिया के साथ इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करेगा कि उस पर्शिया के एक्सपेरिमेंट से जन्म हो रही जो लैंग्वेज है, वही लैंग्वेज एक तरह से हिंदी लैंग्वेज के तौर पर जानी जा रही है। आई बात समझ में? उससे भी एक हिंदी बन रही है। इट इज़ अ काइंड ऑफ ब्लेंड ऑफ सो मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड अ काइंड ऑफ ब्लेंड ऑफ अमीर खुसरो। अमीर खुसरो वॉज अ माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी। इन्हीं के द्वारा सितार दिया गया है विश्व को, और इन्हीं ने तबला भी दिया है। ये दो चीज़ें इन्होंने दी हैं, ये बातें याद रखना। आई बात समझ में? तो संस्कृत के बारे में ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। महाभारत का ट्रांसलेशन होता है, आपको पता है। रामायण का ट्रांसलेशन होगा, पंचतंत्र की कहानियों का ट्रांसलेशन होगा इस दौर में, जो पहले भी होता रहा है। सेकंड एस्पेक्ट यहाँ पर यह आ जाता है कि ऐसा नहीं पाया जा रहा है कि संस्कृत में पर्शियन बुक्स का ट्रांसलेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं संस्कृत सोसाइटी एक कंजर्वेटिव सोसाइटी के तौर पर एग्जिस्ट कर रही है। पर्शियन सीखने का उतना कह सकते हैं आप क्रेज़ नहीं है कि पर्शियन सीख करके पर्शियन कॉन्टेक्स्ट को भी ट्रांसलेशन दिया जाए। इसका मतलब यहाँ से ये भी लिया जा सकता है कि बड़े लेवल पर इनके पास खुद के टेक्स्ट हैं और खुद का कंटेंट है। तो पर्शियन टेक्स्ट को ट्रांसलेशन के करने के बाद में अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक ही वर्क उस दौर में पाया जाता है, लव स्टोरी के की एक तरह की कहानी है जिसे समझा जाता है और ट्रांसलेट किया जाता है भारतीय भाषा में, संस्कृत भाषा में। इसके अलावा कोई ख़ास वर्क नहीं दिया जाता। तो पर्शियन वर्क्स को उस लेवल पर संस्कृत वर्क में ट्रांसलेट नहीं किया, लेकिन संस्कृत का वर्क ट्रांसलेट करना ज़रूरी था। उसका कारण ये था कि आप भारतीय समाज पर शासन करना चाहते हैं, आपको भारतीय वैल्यू सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए रामायण और महाभारत समझना ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय समाज इन दो ग्रंथों पर चलता था। इसमें दिए हुए सिस्टम, इसमें दिए हुए डायडेक्टिक नोट्स, उनमें दी हुई टीचिंग्स और उसमें से निकल रही भागवत गीता को ही हर घर में पूजन और पालन किया जाता था। जब तक आप एक इस देश में एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए आप उस लोगों के रिचुअल, कस्टम, मैनर को नहीं समझते, आप उनसे ना रेवेन्यू ले सकते हैं, ना उनसे अपने रूल्स ऑब्लाइज करा सकते हैं, और ना ही उन्हें ओबीडियंट बना सकते हैं। तो यह लाजमी हो जाता था कि इन ग्रंथों को, इन टेक्स्टों को ट्रांसलेट कराया जाए। इस वजह से बड़े पैमाने पर संस्कृत के टेक्स्टों को ट्रांसलेट कराया गया। लेकिन यह बात बिल्कुल मानने लायक है कि इस दौर में संस्कृत लिंग्वा फ्रैंका की पोजीशन को लूज़ कर रही थी। अदर लोकल डायलेक्ट डेवलप हो रहे थे, वर्नैकुलर लैंग्वेजेस आम जनमानस की भाषा का कारण बन रहे थे। लेकिन सेकेंड ही हैंड लोकल लैंग्वेज का एक हैंडीकैप ये रहता है कि वो लोकल लेवल तक ही फेमस होती हैं, आप उसे कंट्री लेवल पर यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम कभी नयनारा और अलवारा संतों को आई, कन्नड़, तमिल और तेलुगु ने उन्हें विकसित किया आम जनमानस में बात फैलाने के लिए। इसी चीज़ ने हैम्पर भी किया कि वो नॉर्थ इंडिया तक भक्ति मूवमेंट को नहीं ला पाए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में उनकी कोई लैंग्वेज समझता नहीं था। तो लोकल लैंग्वेजेस जहाँ पर आम जनमानस में ग्रास रूट लेवल तक नॉलेज लेकर के जाती हैं, वहीं पर यह पैन इंडियन कैरेक्टर की नहीं होती। पैन इंडियन कैरेक्टर के तौर पर आज भी जिंदा रहा संस्कृत, क्योंकि संस्कृत में हाई कैरेक्टर नॉलेज आप लेते हैं, फिर उसी कैरेक्टर नॉलेज को आप उन लोकल लेवल के न्यूक्लियस में डिस्पर्स कर देते हैं। उन लोकल लेवल के संत इस हाई कैरेक्टर संस्कृत नॉलेज को गेन करके लोकल भाषा में लोकल मासेस को नॉलेज पहुंचा देती है। तो नेशनल कैरेक्टर पर एक संस्कृत एग्जिस्ट करती रहेगी फॉर द पर्पस ऑफ हाई लेवल नॉलेज एंड द टीचिंग, और लोकल लेवल पर लोकल लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करेंगी। तो नेशनल लेवल कैरेक्टर के आचार्य संतों के फिलोसॉफिकल थाट, साइंटिफिक थाट और रिलीजियस थाट्स को ये भक्ति संत अंडरस्टैंड करेंगे, और अंडरस्टैंड करने के बाद एक न्यूक्लियस के तौर पर हजारों लाखों में फैला देंगे लोकल लैंग्वेज के माध्यम से। इस तरह से दो लैंग्वेजेस का परस्पर संबंध बना रहा। ठीक है, ये एज इट। अब हम आगे बढ़ेंगे, अरबिक एंड पर्शियन लिटरेचर के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए
जब तुर्क भारत आएंगे वह अपने साथ एक अरबो पर्शियन कल्चर लेकर के आएंगे। कैसे? अब हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं। एक बात याद रखिएगा, जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट रहेंगे और जितने भी कुरान और हदीस से रिलेटेड एस्पेक्ट रहेंगे, जितने भी स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस रहेंगे, ये सारे अरबिक में रहेंगे, क्योंकि यही मक्का की ओरिजिनल भाषा है। यही कारण है कि लार्जर इस्लामिक वर्ल्ड से कनेक्टेड होने की वजह से आपके कॉइन्स भी अरबिक ही थे। अरबिक इस सेंस में कंटिन्यू होगी। अरबिक एक नए तरह के आर्ट फॉर्म में डेवलप हो जाएगी, क्योंकि इस्लामिक लिमिटेशंस जिनमें आप ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स नहीं क्रिएट कर सकते, ऐसे में आपको अपनी बिल्डिंग्स में जो टेबलेट्स फिक्स कर रहे हैं वह अरबिक भाषा में लिखी ही कुरान की आयतें हैं। तो आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर के पर्पज़ से अरबिक के नए नए स्टाइल्स, नए नए फॉन्ट डेवलप करने हैं। तो अरबी धार्मिक मामलों में आज की डेट में भी कंटिन्यू हो रही है। जितने भी लॉ बुक्स हैं जिन्हें डाइजेस्ट कहा जाता है, ये इस समय में अरबी भाषा में ही लिखे जा रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग रहा कि ये, अगर आप बात औरंगज़ेब की भी करते हैं, उसके समय में एक बुक लिखी गई है अरबिक, मुग़ल सल्तनत का दी टॉप मोस्ट लॉ बुक है फतवा-ए-आलमगीरी। फतवा-ए-आलमगीरी, ये फतवा-ए-आलमगीरी अरबी भाषा में है। तो अरबिक लैंग्वेज वाज वेरी इंपॉर्टेंट because that was the regional religious language connected with the Makkah and Medina, connected with the important school of thoughts or jurisprudence, connected with the hadith and connected with the Quran. So ये इस जॉनर में आगे कंटिन्यू करती रह जाएगी। लेकिन प्रोमिनेंट लैंग्वेज और लिंगुआ फ्रैंका है पर्शियन, फारसी भाषा। उसका कारण क्या है? देखिए, जब इस्लाम का जन्म होता है मक्का में, इसके बाद एक प्रोसेस ये आता है कि किंगडम्स एक्सपैंड होना शुरू होती हैं। और जब इस्लाम का प्रचार ईरान में होता है, पर्शिया में, ईरान की अपनी एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है, पहले से एग्जिस्ट कर रही है, तो उनका अपना एक पर्शियन कल्चर है, पहला एस्पेक्ट। फिर ईरान में जब डेवलपमेंट होगा इस्लाम का, तो उसमें काफ़ी लिबरल एटीट्यूड भी आ जाएगा। मतलब चीज़ें रीजनिंग के बेसिस पे एक्सेप्ट की जाएंगी, रैशनलिज़म को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, और कई तरह से इस्लाम की थ्योरीज़ को एक तरह के एनालिटिकल प्लेटफॉर्म पे लाके रखा जाएगा। ये है डिस्टिंक्ट पर्शियन कल्चर फ्रॉम द अरबिक कल्चर। गज़लों का निर्माण भी होगा, राइटिंग के पैटर्न चेंज हो जाएंगे इनके, और म्यूज़िक और अदर एलिमेंट्स पर्शियन कंट्री में एंटर होगा जब इस्लाम, उसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। इस तरह की चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो कुल मिलाकर के फ़ारसी भाषा लेखनी के माध्यम से, तो एक लिखारी जो उस दौर का बना है वो पर्शियन में बना है। थोड़ी म्यूज़िकल है, थोड़ी एन्चेंटिंग एटीट्यूड की है, एंड थोड़ी फ्री है, थोड़ी फ्री मोड में चलती है। यही सारे कारण रहे, क्योंकि तुर्कों का जो संपर्क हुआ है सेंट्रल एशियंस का उस समय में, वो अब्बासिद खलीफों के साथ पोजीशन इराक, बगदाद, और अल्टीमेटली इन्होंने जब खुद को ट्रेस करना चाहा, तो आप अब मक्का के कल्चर से ट्रेस नहीं हो सकते हैं, वो पैगंबर का कल्चर है, आपको ट्रेस होना है पर्शियन कल्चर से। तो आपने पर्शियन कल्चर से खुद को सेलिब्रेट कराया। इस वजह से पर्शियन रेनेसेंस के जिम्मेदार भी यही तुर्किश रूलर्स हैं। पर्शिया की लॉस्ट हो चुकी ग्लोरी को फिर से रिवाइव किया। इस वजह से बड़े पैमाने पर पर्शियन राइटर्स, लिटरेचर, लैंग्वेज, टेक्स्ट को मोटिवेशन मिली, और ये इन सेंट्रल एशियन शासकों के साथ भारत आ गई, तो पर्शिया ही कंटिन्यू हुई है। भारत में पर्शियन लैंग्वेज दरबारी भाषा है, लिखने की भाषा, इसलिए संस्कृत के टेक्स्ट भी पर्शियन में कन्वर्ट किए गए। इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज पर्शियन है, पोइट्री एंड प्रोज राइटिंग पर्शियन में हो रही है, जो सल्तनत शासक हैं खुद पर्शियन बोलते हैं। और इस माध्यम से पर्शिया पूरे भारत में फैलेगी जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन मदुरई तक चला जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये कंसंट्रेट कर जाएगी, और ऑल इंडिया डिफरेंट लेवल पर पर्शिया ही बोली जा रही है। उसके बाद दक्कन के सुल्तान आ जाएंगे, वो भी पर्शिया को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। धीरे धीरे पर्शियन एक तरह का स्ट्रॉन्ग लिंगुआ फ्रैंका बन जाएगा कंट्री लेवल पर। तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस दौर में हिंदू मासेस जैसी कंट्री में एक इस्लाम शासक रूल कर रहे हैं जो माइनॉरिटी में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे में पैन इंडियन गवर्नमेंट इंस्टॉल करने के लिए उन्हें जिस चीज़ ने मदद की, जैसे कभी अंग्रेज़ों को अंग्रेजी भाषा ने सपोर्ट कर दिया था कि वो ऑल इंडियन जुडिशियल सिस्टम, ऑल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस्टेब्लिश कर पाए। यह